जब अमेरिका ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसे लगा कि बस अब वो दुनिया का बादशाह है जिसे कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन वो गलत था। उस एक धमाके ने दुनिया में एक खतरनाक रेस शुरू कर दी और आज दुनिया में 10 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोड है। कुछ कंट्रीज ने एक दूसरे की मदद की और कुछ ने चोरी किया, लेकिन सभी कंट्रीज ने जासूसों, धोखे और सीक्रेट डील्स का सहारा लिया। हम आज देखेंगे कि कैसे इन 10 मुल्कों ने एक दूसरे से मुकाबला करते हुए दुनिया की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी बनाई, और हम उन कंट्रीज को भी देखेंगे जो ये टेक्नोलॉजी हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, और उन कंट्रीज को भी जिनका न्यूक्लियर वेपन बनाने की लिस्ट में अगला नंबर है। ये कहानी असल में जर्मनी में शुरू होती है 1938 में। ये वो वक्त था जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार न्यूक्लियर फिशन डिस्कवर किया। उन्हें पता लगा कि एटम्स को तोड़कर वो चेन रिएक्शन के जरिए मैसिव एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। इस डिस्कवरी ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। अगले ही साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका को वार्निंग भेजी। उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को बताया कि नाज़ीज इस नई साइंस को वेपनाइज कर सकते हैं। इस वार्निंग की वजह से हिस्ट्री के सबसे महंगे और सीक्रेटिव साइंस एक्सपेरिमेंट का आगाज किया गया। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये एक मैसिव ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका, यूके और कनाडा के साइंटिस्ट शामिल थे। उन्होंने अपनी पूरी जीडीपी का तकरीबन 1% इस एक गोल पर खर्च कर दिया। वो जानते थे कि उनके मुकाबले में जर्मन्स हैं जो इस प्रोग्राम पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन जर्मन्स को बहुत कम कामयाबी मिल रही थी। जर्मनी ने मई 1945 में सरेंडर कर दिया और तब तक उसने न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार नहीं किया था। लेकिन फिर जुलाई 1945 में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, जोसेफ स्टालिन और विंस्टन चर्चिल पोट्सडम कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की दुनिया का डिजाइन डिस्कस कर रहे थे। उसी मीटिंग में हैरी ट्रूमैन को एक सीक्रेट मैसेज मिला कि न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट कामयाब हो गया है। अमेरिका अब न्यूक्लियर पावर बन चुका था। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने स्टालिन को बताया कि अब अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टालिन हैरान होंगे, लेकिन स्टालिन ने सिर्फ सर हिलाया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका इसे जापान के खिलाफ अच्छी तरह यूज करेगा। ट्रूमैन नहीं जानते थे कि स्टालिन को पहले ही इस बात का पता था। सोवियत यूनियन के जासूस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर तक घुसे हुए थे। इंटरनली स्टालिन गुस्से में थे कि अमेरिका ने उनसे पहले बॉम्ब बना लिया है। अगस्त में अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कर दी। लेकिन इन धमाकों का धुआं जैसे ही छटा, एक नई रेस शुरू हो चुकी थी। सोवियत यूनियन न्यूक्लियर क्लब ज्वाइन करने वाला दूसरा मुल्क बन गया। उन्होंने अपनी रिसर्च 1941 में ही शुरू कर दी थी। वो तब ही अलर्ट हो गए थे जब उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिकन और ब्रिटिश साइंटिस्ट्स ने अचानक न्यूक्लियर फिजिक्स पर पेपर्स पब्लिश करना बंद कर दिए हैं। उन्हें रियलाइज हो गया कि काम अब अंडरग्राउंड हो चुका है। जापान में तबाही देखने के बाद सोवियत प्रोग्राम ने फुल स्पीड पकड़ ली। उन्होंने अमेरिकन से बहुत ज्यादा डेटा चोरी किया था, लेकिन एक मसला था, वो बहुत शक्की थे। उन्हें डर था कि अमेरिकन डबल एजेंट्स उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए गलत डेटा फीड कर रहे होंगे। इसी वजह से उन्होंने चोरी शुदा डिजाइन पर पूरा भरोसा नहीं किया। उन्होंने जर्मन साइंटिस्ट्स को पकड़ा और उनके साथ ये सारी रिसर्च वेरीफाई की। वो उससे कई ज्यादा स्पीड से आगे बढ़े जितना वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। 1949 में सोवियट्स ने कजाकिस्तान में RDS-1 डेटोनेट किया और अमेरिकन मोनोपोली को खत्म कर दिया। इस कोल्ड वॉर में हथियारों की दौड़ अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। आप अज्यूम कर रहे होंगे कि तीसरा मुल्क शायद यूनाइटेड किंगडम होगा। आखिर ब्रिटिशर्स अमेरिकन के दोस्त थे। उन्होंने ट्यूब एलॉयज के नाम के प्रोजेक्ट में पहले ही काफी ग्राउंड वर्क किया हुआ था, पर क्विबेक एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें ये सारी रिसर्च अमेरिका को देनी पड़ी। इस एग्रीमेंट में लिखा था कि दोनों मुल्क आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, लेकिन 1946 में अमेरिका ने उस एग्रीमेंट को हवा में उड़ा दिया। उसने एक लॉ पास किया जिसने न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को कट ऑफ कर दिया। वो न्यूक्लियर सीक्रेट्स को सिर्फ अपने तक रखना चाहते थे। ब्रिटेन शॉक्ड रह गया। उन्हें एहसास हुआ कि वर्ल्ड पावर रहने के लिए उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास अभी भी दुनिया की सबसे ज्यादा यूरेनियम सप्लाई थी और साथ में नॉलेज भी थी। उन्होंने बहुत तेज काम किया। 1952 में यूके ने ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर अपना पहला बॉम्ब डेटोनेट किया, जिसे ऑपरेशन हरिकेन का नाम दिया गया, और इस तरह ब्रिटेन भी न्यूक्लियर कंट्री बन गया। लेकिन अब गेम बदल रही थी। जो बॉम्ब्स जापान पर गिराए गए थे वो फिशन बॉम्ब्स थे। अब 1950s में साइंटिस्ट्स किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे थे जो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, जिन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी कहते हैं। एटम्स को तोड़ने के बजाय ये बॉम्ब्स उन्हें आपस में फ्यूज करके बनाए जाते थे। ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर थे। ओपेनहाइमर जैसे साइंटिस्ट्स ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि इन्हें मत बनाओ। उन्होंने वार्न किया कि ये इंसानियत को तबाही की तरफ ले जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने उन्हें इग्नोर कर दिया। 1952 में अमेरिका ने आईवी माइक टेस्ट किया। ये पहला हाइड्रोजन बॉम्ब था। सोवियट्स ने 1955 में और ब्रिटिश ने 1957 में हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर दिया। इंसानों का डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल अब 1000 गुना बढ़ चुका था। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला चौथा कंट्री फ्रांस था। फ्रांस स्विस क्राइसिस के दौरान बहुत शर्मिंदा हुआ था और उसे लगा कि सुपर
सुपर पावर्स उसे दबा रहे हैं। उसने फैसला किया कि उसे अपना खुद का डिफेंस चाहिए ताकि उसे एक यूरोपियन सुपर पावर माना जाए। अमेरिका फ्रांस के न्यूक्स रखने के सख्त खिलाफ था। उसने बहुत डिस्करेज करने की कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट चार्ल्स डिगॉल डटे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स फ्रेंच सॉवरेनिटी के लिए बहुत जरूरी है। फ्रांस ने अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज जैसे मेडागास्कर और गैबोन से यूरेनियम सोर्स मंगवाना शुरू किया। फ्रांस अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही से रिकवर कर रहा था, लेकिन उसके साइंटिस्ट्स ने बहुत मेहनत की। 1960 में फ्रांस अल्जीरिया के सहारा डेजर्ट में गया और उसने वहां अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया, जिसे जेल बॉयज ब्लू कहा गया। इस धमाके ने वॉशिंगटन और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि फ्रांस को अब प्रोटेक्शन के लिए अमेरिकन मिलिट्री की जरूरत नहीं है। पांचवा मुल्क चाइना था। चाइनीज अमेरिकन के खिलाफ डिफेंस चाहते थे। शुरू में सोवियत यूनियन ने उनकी मदद की। वो चाइना को एक साथी कम्युनिस्ट कंट्री समझते थे, लेकिन फिर रिलेशंस खराब हो गए। असल में सोवियत लीडर क्रुश्चेव ने स्टालिन की लेगेसी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। वो वेस्ट के साथ बेहतर रिलेशंस चाहते थे। माओ जेडोंग को ये बहुत गलत लगा। उन्होंने सोवियत पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट खो रहे हैं। दोनों मुल्क अलग हो गए और सोवियत ने अपनी सारी टेक्निकल हेल्प वापस ले ली। उन्होंने चाइना को बाकी चीजें खुद फिगर आउट करने के लिए छोड़ दिया। उस वक्त चाइना में एक जबरदस्त कल्चरल रेवोल्यूशन चल रही थी, लेकिन उन्होंने सारे रिसोर्सेज न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगा दिए। 1964 में चाइना ने लॉप नूर झील पर अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करके दुनिया को शॉक कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक और शॉक दिया। सिर्फ 2.5 साल बाद उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब भी टेस्ट कर दिया। ये किसी भी कंट्री की तरफ से बेसिक फिशन बॉम्ब से एडवांस्ड फ्यूजन बॉम्ब तक जाने की सबसे तेज डेवलपमेंट थी। इस लिस्ट में छठा मुल्क सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है और वो है इसराइल। आज तक इसराइल ने ऑफिशियली कभी एडमिट नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस मामले में वो खामोशी रखता है। 1950s में इसराइल ने नेगेव डेजर्ट में फ्रांस की मदद से एक सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाना शुरू की। अमेरिकन स्पाई प्लेन्स ने ये कंस्ट्रक्शन साइट स्पॉट कर ली। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी बहुत परेशान हुए और उन्होंने इस प्लांट की इंस्पेक्शन की डिमांड की। इसराइलीज ने टाल मटोल किया और कुछ नहीं बताया। उन्होंने अंडरग्राउंड बॉम्ब मेकिंग फैसिलिटीज को छुपाने के लिए फेक वॉल्स और हिडन एलिवेटर्स बनाए। जॉन एफ कैनेडी इसराइल को रोकने से पहले ही मर गए और उनके बाद आने वाले लिंडन बी जॉनसन काफी प्रो इसराइल थे। माना जाता है कि 1967 तक इसराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका था। दुनिया को इसकी कंफर्मेशन बहुत सालों बाद 1986 में मिली। मोर्डेशाई वानूनू नाम के एक टेक्नीशियन ने सीक्रेट इसराइली फैसिलिटी में काम किया था। उसने वहां की फोटोज ली और उन्हें मुल्क से बाहर स्मगल किया। उसने ये स्टोरी एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर को दी, लेकिन इससे पहले कि स्टोरी पब्लिश हो सकती, इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद उस तक पहुंच गई। उन्होंने एक ट्रैप लगाया। एक फीमेल एजेंट ने लंदन में अमेरिकन टूरिस्ट होने का नाटक किया। उसने वनूनू के साथ फ्लर्ट किया और उसे अपने साथ रोमांटिक वीकेंड के लिए रोम चलने पर कन्विंस किया। जैसे ही वो रोम पहुंचा, उसे ड्रग दिया गया, किडनैप किया गया और वापस इसराइली शिप कर दिया गया। उसने वहां 18 साल जेल में गुजारे। उसकी कुर्बानी की वजह से दुनिया को पता लगा कि इसराइल वाकई एक न्यूक्लियर पावर था। सातवां मुल्क इंडिया था। इंडिया सराउंडेड था। वो दो ताकतवर दुश्मनों के बीच ट्रैप्ड फील करता था। वो 1962 में चाइना से जंग हार चुका था और दूसरे बॉर्डर पर अपने राइवल पाकिस्तान के साथ लगातार लड़ रहा था। इंडिया ने कनाडा से लाए गए एनर्जी रिएक्टर में रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। इंडिया ने क्लेम किया कि वो बॉम्ब नहीं बना रहे, लेकिन 1974 में उन्होंने रेगिस्तान में एक टेस्ट किया। उन्होंने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा और इसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। दुनिया में एक खलबली मच गई। कनाडा और अमेरिका ने टेक्नोलॉजी मिसयूज करने पर इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया कुछ अरसे के लिए रुक गया, लेकिन 1990s में उसने ऑफिशियली अपने प्रोग्राम को वेपनाइज कर दिया। उन्होंने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी डिक्लेयर की। इसका मतलब है कि वो वादा करते हैं कि वो न्यूक्स तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक कोई और पहले इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज न करे। 8वीं कंट्री की शायद सबसे यूनिक स्टोरी है। ये साउथ अफ्रीका था। 1970s तक साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। बाकी दुनिया उनके रेसिज्म से नफरत करती थी और मदद करने से इनकार करती थी। उन्होंने अपने बॉर्डर्स की तरफ देखा और उन्हें हर जगह दुश्मन नजर आए। अंगोला जैसे पड़ोसी मुल्क कम्युनिस्ट कंट्रोल में जा रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। उनके पास बहुत ज्यादा यूरेनियम रिजर्व्स थे और उन्होंने उन्हें यूज करना शुरू किया। 1989 में एक अमेरिकन सैटेलाइट ने साउथ अफ्रीका के कंट्रोल वाले आइलैंड्स के करीब इंडियन ओशन में मिस्टीरियस लाइट डिटेक्ट की। ये माना जाता है कि ये इसराइल के साथ एक जॉइंट न्यूक्लियर टेस्ट था। 1980s तक साउथ अफ्रीका ने 6 फुली फंक्शनल न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए थे, लेकिन फिर दुनिया बदल गई। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। कम्युनिज्म का थ्रेट खत्म हो गया। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जानती थी कि उनका वक्त खत्म हो रहा है। वो नेल्सन मंडेला की सरबराही में आने वाली नई गवर्नमेंट को न्यूक्लियर वेपन्स देने से खौफजदा थे। उन्होंने वो किया जो कोई और कंट्री नहीं कर सकता था। उन्होंने वॉलंटरीली अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स डिसमेंटल कर दिए। उन्होंने सारे ब्लूप्रिंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए और यूरेनियम को पिघला दिया। तो साउथ अफ्रीका वो अकेला मुल्क है जिसने अपने न्यूक्स बनाए और फिर सब खत्म कर दिए। नौवां मुल्क है पाकिस्तान। 1971 में इंडिया से आधा मुल्क गंवाने के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार भुट्टो ने ऐलान किया कि अगर लोगों
को घास भी खानी पड़ी, तब भी वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। वो इंडिया को डोमिनेट करने नहीं दे सकते थे। इस प्रोग्राम के हीरो अब्दुल कदीर खान थे। वो नेदरलैंड्स में एक फैसिलिटी में मेटलर्जिस्ट थे जो यूरेनियम इनरिच करती थी। उन्होंने अपनी क्लियरेंस यूज करके सेंट्रीफ्यूजेस के टॉप सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स चोरी किए। उन्होंने ये सारे डिजाइन याद किए, उन्हें कॉपी किया और उन्हें वापस पाकिस्तान ले आए। इन डिजाइन ने उन्हें एक जबरदस्त हेड स्टार्ट दिया। उन्हें चाइना से भी मदद मिली जो इंडिया को चेक में रखना चाहता था। अमेरिका जानता था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन अमेरिका को अफगानिस्तान में सोवियत से लड़ने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए थी, इसलिए अमेरिकन ने आंखें बंद कर ली। 1998 में इंडिया के टेस्ट कंडक्ट करने के सिर्फ हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी जवाब दिया। उन्होंने पहाड़ों में 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेटोनेट किए। पाकिस्तान में सब खुश हो गए। उन्होंने प्लेइंग फील्ड बराबर कर दी थी। अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर उन्हें लगे कि वो कन्वेंशनल वॉर हारने वाले हैं तो वो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देंगे। और अब हम आते हैं इस लिस्ट के आखिरी कंट्री पर, और वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को उसी वजह से न्यूज चाहिए थे जिस वजह से बाकी सबको चाहिए थे। वो रिजीम सर्वाइवल चाहते थे। किम फैमिली को लगता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बगैर अमेरिका उन पर अटैक कर देगा। उन्होंने शुरू में तो एनर्जी के लिए सोवियत मदद ली, लेकिन फिर एकदम सीक्रेसी में चले गए। उन्होंने वेपन्स न बनाने का वादा करते हुए ट्रीटी साइन की और फिर उन ट्रीटीज को तोड़ दिया। उन्होंने वो डिजाइन यूज किए जो कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान से खरीदे थे। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये एक छोटा एक्सप्लोजन था और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पार्शियल फेलियर था, लेकिन वो कोशिश करते रहे। 2009 और 2013 में उन्होंने बड़े बॉम्ब्स टेस्ट किए। 2017 तक उन्होंने थर्मो न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया और आज उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं जो थियोरेटिकली अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। नॉर्थ कोरिया वो अकेला मुल्क है जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से विड्रॉ किया और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। तो ये वो 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने बॉम्ब बनाया, लेकिन कहानी सिर्फ इन तक महदूद नहीं है। ऐसे और भी मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियट्स ने पूरी दुनिया में अपने न्यूक्लियर वेपन्स छुपाए। अमेरिकन न्यूक्स आज भी बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स और तुर्की में पड़े हैं। रशिया ने अभी रिसेंटली टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स वापस बेलारूस में मूव किए हैं। हमें उन मुल्कों को भी देखना होगा जिन्होंने कोशिश की और फेल हो गए। आपको जानकर हैरत होगी कि कितने कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब थे। अर्जेंटीना और ब्राजील के पास मिलिट्री प्रोग्राम्स थे जो उन्होंने अबैंडन कर दिए। स्वीडन और स्विट्जरलैंड ने भी इस पर गौर किया था, लेकिन सबसे वोलाटाइल रीजन हमेशा से मिडिल ईस्ट रहा है। इराक के पास सद्दाम हुसैन के दौर में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम था। 1981 में इसराइल ने ऑपरेशन ओपरा लॉन्च किया और इराकी रिएक्टर पर एयर स्ट्राइक्स करके उसे तबाह कर दिया। 2007 में इसराइल ने ये दोबारा किया। उन्होंने सीरिया में एक सीक्रेट फैसिलिटी पर बॉम्ब गिराया जो नॉर्थ कोरिया की मदद से बनाई जा रही थी। इसराइल के लिए अब मसला ईरान है। ईरान सालों से यूरेनियम इनरिच कर रहा है। इसराइल और वेस्ट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करके पीछे धकेल दिया है। एक और मुल्क है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और वो है जापान, जिसे एक्सपर्ट्स थ्रेशहोल्ड स्टेट कहते हैं। जापान के पास एडवांस्ड रॉकेट टेक्नोलॉजी और प्लूटोनियम के बड़े रिजर्व्स हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर जापान चाहे तो वो महीनों में न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। फिलहाल उनका पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसे रोकता है, लेकिन अगर एशिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है तो जापान कभी भी ट्रीटी तोड़ सकता है। और आखिर में हम उस चीज को नहीं भूल सकते जो समुद्रों की तह में है। ट्रीटीज और इंस्पेक्शन जमीन पर फोकस करती है, लेकिन न्यूक्लियर कंट्रीज की असल ताकत समुद्र की गहराई में है। अमेरिका, रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस और इंडिया सब न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स ऑपरेट करते हैं। ये सबमरीन्स महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं और इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन है। ये इंश्योर करती है कि अगर मुल्क मैप से मिट भी जाए तो उनकी सबमरीन्स दुनिया में कहीं से भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स लॉन्च कर सकती हैं। ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये वही डेंजरस लॉजिक है जिसने 80 सालों से अमन कायम रखा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी जो जर्मनी में एक लेबोरेटरी में शुरू हुई थी अब मैप के हर कोने में फैल चुकी है। हमने न्यूक्लियर क्लब को सिर्फ एक मेंबर से ग्रो होकर 10 तक जाते देखा है। ये टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, लेकिन इसके ब्लूप्रिंट्स हर तरफ मौजूद हैं। अगले मुल्क को रोकने वाली वाहिद चीज पॉलिटिक्स है, साइंस नहीं। और अब सबसे खतरनाक सवाल ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला वो 11वां कंट्री कौन होगा।